नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल को। और आधुनिक काल में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग को। और जो इससे पीछे वाली क्लास आपके लिए बनाई गई थी उसमें आपको जो है भारतेंदु युग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के संग उसकी प्रवृत्तियां वगैरह जो है सब बता दिया गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी अब हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं भारतेंदु युग के कवियों को। और उन कवियों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ना शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सबसे पहले बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 1850 में हुआ और तारीख क्या थी? 9 सितंबर की तारीख थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त इनका जो है जन्म 2 सितंबर 1850 को मानते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत कब हुआ, तो 6 जनवरी 1885 में इनका देहांत हुआ। ये बात समझ में आई। 1850 में जन्म और 1885 में यानी तकरीबन 34 साल और कुछ महीनों के बाद इनका देहांत होता है। इस अल्पायु में इनका देहांत हो जाता है। अगर बात करें कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश इनका जो है जन्म स्थान था। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इनको नर प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। और ये दोनों नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए हुए हैं। कौन से? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और नर प्रकृति का कवि। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र और इनके पिताजी स्वयं एक कवि थे और गिरिधर उपनाम से इनके पिताजी जो है कविताएं किया करते थे। गिरिधर उपनाम से इनके पिताजी कविताएं रचा करते थे। और इनके पिताजी की एक बेहद महत्वपूर्ण रचना है नहुस, और इसका समय क्या है? 1845। और इस रचना को भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का पहला मौलिक नाटक करार देते हैं। ये बात समझ में आई। पिताजी का नाम है गोपाल चंद्र, उपनाम है इनका गिरिधर। 1845 में इनकी एक रचना है नहुस और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको जो है पहला मौलिक नाटक बताते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी की शिक्षा पाई थी। और हिंदी की शिक्षा भारतेंदु ने पंडित ईश्वर दत्त से पाई थी। और शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु तो थे ही। इनका जन्म हुआ था 1828 में। बनारस अखबार का जो है ये संपादन किया करते थे। और 1878 में अंग्रेजों के द्वारा इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, यानी हिंदुस्तान का सितारा। ये 1878 में इनको उपाधि दी गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें आलसियों का घोड़ा है, राजा भोज का सपना है, इतिहास तिमिर नासक है और भूगोल हस्तामलक है। तो ये जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में बात हो गई। जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अंग्रेजों के द्वारा 1878 में सितारे हिंद की उपाधि दी गई, तो उसके विरोध में 1888 में सार सुधानिधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम की उपाधि प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया। और उसके बाद तत्कालीन साहित्यकारों ने सितारे हिंद के विरोध में 1880 में हरिश्चंद्र को भारत का चांद यानी इंदु यानी भारतेंदु की उपाधि दी। तो ये बात समझ में आई। 1878 में शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि मिली और 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली। और ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हिंदी में फिर जाने जाने लगी। तो ये जो है बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इनके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। एक इनका उपनाम रसा भी था और ये उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। जैसे जो है एक उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, इनका एक शेर है कि ध्यान आ गया जो शाम को उस जुल्फ का रसा, ध्यान आ गया जो उस शाम को उस जुल्फ का रसा, उलझन में सारी रात हमारी बसर हुई। तो ये रसा नाम से उर्दू में रचनाएं किया करते थे।
खैर बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है कुछ सभाओं की स्थापना की थी, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 1870 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी, और 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की जो है स्थापना की थी, और इस समाज में धर्म संबंधी विषयों पे चर्चाएं हुआ करती थीं। उसके बाद 1873 में भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब की जो है स्थापना की थी, और इसमें हिंदी के लेख लिखे जाते थे और समस्या पूर्ति सुनाई जाती थी। समस्या पूर्ति आपको पता होगी, किसी भी कवि को जो है एक लाइन दे दी जाती थी और उस लाइन उसको पूरी कविता करनी होती थी, उसमें वो लाइन को रखते हुए, इसको कहते हैं समस्या पूर्ति। तो ये तीनों चीजें आपको याद हुई। 1870 में है कविता वर्धनी सभा, 1873 में है तदीय समाज, और 1873 में ही है पेनी रीडिंग क्लब, और 1866 में इन्होंने एक मुशायरा नाम की जो है सभा की भी स्थापना की थी। तीन ये खास हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे इनकी पत्र पत्रिकाओं की, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया। तो अपनी उम्र की महज 18 साल में, इतनी छोटी उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा अपनी पहली पत्रिका का संपादन किया। कब इसका संपादन किया? तो 15 अगस्त 1868 में इसका संपादन हुआ। बनारस के रहने वाले थे, वहीं से पत्रिका का संपादन करते थे। शुरू में ये पत्रिका थी मासिक, यानी महीने में सिर्फ एक अंक इसका जो है प्रकाशित होता था। फिर इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और इनको जो है इस पत्रिका को पाक्षिक कर देना पड़ा। फिर और जो है इसकी लोकप्रियता जो है ऊपर बढ़ी, तो फिर इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साप्ताहिक कर दिया, और 7 वर्षों तक ये पत्रिका साप्ताहिक के तौर पे प्रकाशित होती रही। तो कवि वचन सुधा के बारे में ये चीजें समझ में आई होंगी। 15 अगस्त 1868 से बनारस से निकलने वाली पत्रिका थी। शुरू में मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक में तब्दील हो गई और 7 वर्ष तक संपादित होती रही। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 15 अक्टूबर 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका का संपादन किया था, और 9 अंक इसके इसी नाम से जो है संपादन 9 अंकों का हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से होता रहा। उसके बाद मैगजीन को हटाकर उसकी जगह पे चंद्रिका नाम कर दिया, यानी हरिश्चंद्र मैगजीन अब बन चुकी थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो ये बात समझ में आई। 9 जनवरी 1974 को इन्होंने बाला बोधिनी नामक पत्रिका का संपादन किया, जो स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित इनकी पत्रिका थी। खास क्या है इसके बारे में? तो खास ये है कि ये हिंदी की पहली नारी विषयक पत्रिका थी। तो समझ में आई। याद क्या रखना है? कवि वचन सुधा का संपादन वर्ष, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन वर्ष और बाला बोधिनी का संपादन वर्ष। कवि वचन सुधा का कब है? 1868। हरिश्चंद्र मैगजीन का कब है? 1873। बाला बोधिनी का कब है? 1874। तो पत्र पत्रिकाएं समझ में आई। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। अब हम लोग बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है लंबे चौड़े रचना संसार के बारे में। और रचना संसार में सबसे पहले हम लोग नाटकों को पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 तरीके के नाटक लिखे। एक इनके मौलिक नाटक हैं, एक इनके अनुदित नाटक हैं। मौलिक नाटक जो इनके स्वयं के लिखे हुए नाटक हैं, और अनुदित नाटक जिनका इन्होंने जो है जिन नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया, वो अनुदित नाटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो है हम इनके नाटकों के बारे में पढ़ें, उससे पहले आप जो है मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिससे आपको जब हम लोग नाटक पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इनके जो है नाट्य रूपों को। नाट्य रूप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि ये जो विशिष्ट विषमोषधम है ये जो है भाड़ श्रेणी का नाटक है, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इस पे जो है थोड़ी सी एक दृष्टि डाल लेते हैं, फिर जो है हम लोग फिर पीछे चलेंगे और नाटकों को पढ़ेंगे। तो भाड़ जो है किसे कहते हैं? देखिए, भाड़ नाटक श्रेणी का वह जो है नाटक है जिसमें एक अंक होगा
और श्रृंगार रस की उसमें प्रमुखता होगी और वो हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक होगा। ये बात समझ में आई। व्यायोग किसे कहेंगे? व्यायोग में भी एक अंक होगा और उसमें वीर रस की प्रधानता होगी और जैसे युद्ध आदि का भयानकता के संग वर्णन किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? व्यायोग कहेंगे। वीथी किसे कहेंगे? वीथी में भी सिर्फ एक अंक होगा और श्रृंगार रस की प्रधानता होगी और इसके बारे में सबसे खास क्या है कि इसमें अधिकतम सिर्फ 2 ही पुरुष होंगे, केवल 2 पुरुष। डिम क्या है? डिम में होंगे 4 अंक, 4 अंक होंगे और ये किसी जो है ख्याति प्राप्त कथा पर आधारित होगा और इसमें रौद्र रस की जो है प्रमुखता होगी। इस डिम में जो है श्रृंगार रस और हास्य रस का निषेध माना जाता है और श्रृंगार रस हास्य रस के अलावा और भी रस हो सकते हैं लेकिन प्रमुखता किसकी होगी? रौद्र रस की होगी। प्रहसन क्या होता है? प्रहसन में भी सिर्फ एक अंक होगा, हास्य रस की प्रधानता होगी और जो है व्यंग प्रधान जो है शैली होगी। ठीक है। नाटक क्या है? हम लोगों को पता है 5 से 10 इसमें अंक होंगे। नाटक का जो नायक होगा वो स्वयं ईश्वर होगा या ईश्वर का कोई अंश होगा या ईश्वर के जैसा कोई जो है किरदार होगा। ये नाटक राजनीतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं और पौराणिक नाटक भी हो सकते हैं। तो ये नाट्य रूप पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अगर कोई प्रहसन है तो उसका मतलब क्या है, कोई भाड़ है तो उसका मतलब क्या है। तो हम बढ़ते हैं नाटकों की तरफ और पढ़ना शुरू करते हैं नाटक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनके मौलिक नाटक। इनके हम लोग मौलिक नाटक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इनका मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है। ये कब लिखा गया? 1873 में इनका ये नाटक है। किस श्रेणी का नाटक है? तो ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है और पशु बलि प्रथा पर व्यंग है। वैदिक कर्मकांडी पुरोहितों के पाखंड का इस नाटक में चित्रण किया है। बात समझ में आई भैया? वैदिक हिंसा हिंसा न भवत इनका पहला नाटक हो जाएगा, 1873 में है और प्रहसन श्रेणी का ये नाटक है। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र इनका जो है 1875 में है। और आगे बढ़ते हैं। इनका जो है चंद्रावली जो है वो 1876 में है। ये एक नाटिका है और इस नाटक में कृष्ण प्रेम के माध्यम से भक्ति का महत्व चित्रित किया गया है। बात समझ में आई? चंद्रावली कब है? 1876 में है और 1876 में विशस्य विस्मौसधम भी है और ये जो है भांड श्रेणी का नाटक है और इसमें देसी राजाओं की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो 2 इनकी 1876 में हो गए भैया। कौन कौन से? चंद्रावली और विशस्य विस्मौसधम। साल आता है 1880 का और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक लिखते हैं भारत दुर्दशा और ये जो है इसको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं इसको क्या कहा है? नाट्य रासक कहा है और इसमें जो है तात्कालिक राजनीतिक सामाजिक दुर्दशा का जो है प्रतीकात्मक रूप से चित्रण हुआ है और इस नाटक को विद्वान कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित मानते हैं। बात समझ में आई? एक नाटक जो है हम लोग एक नाटक पे और चर्चा कर लेंगे। किस पे? प्रेम जोगिनी पे। वो शायद छूट गया है। प्रेम जोगिनी ये नाटक भैया कब का है? 1875 में ये नाटक लिखा गया और ये लघु नाटिका है। ये जो है लघु नाटिका है। ये जो है एक लघु नाटिका है और इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं और शुरू में ये जो है हरिश्चंद्र मैगजीन में 2 भले बुरे फोटोग्राफर नाम से प्रकाशित हुआ था। 2 भले बुरे फोटोग्राफर नाम से जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये हो गई प्रेम जोगिनी की बात। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 1881 में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है नील देवी। 1881 में नील देवी और ये नाटक मुगल शासक की पृष्ठभूमि में नारी जाति की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें नारी के त्याग के आदर्श रूप का चित्रण हुआ है। नील देवी कब है? 1881 में है। 1881 में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है प्रहसन है अंधेर नगरी और इसमें कितने दृश्य हैं? 6। याद रखना, अंक नहीं। प्रहसन होगा तो अंक तो एक ही होगा।
दृश्य कितने हैं? 6 दृश्य हैं इसमें। और ये जो है भ्रष्ट शासन तंत्र और सत्ता की विसंगतियों पर एक तरीके से व्यंग है। बात समझ में आई? तो 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन से 2 नाटक लिखे? एक नील देवी और दूसरा अंधेर नगरी। सती प्रताप जो है इनका जो है 1883 में है। सती प्रताप इनका 1883 में है और ये इनका पौराणिक नाटक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा मौलिक नाटक पौराणिक कथा पर आधारित है, तो वो सती प्रताप होगा। समय क्या है? 1883। और ये नाटक सावित्री सत्यवान के महत्वपूर्ण जीवन पर आधारित है। जो है इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। तो बात समझ में आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले नाटक की। तो अगला हो जाएगा विद्या सुंदर और इसका समय क्या है? 1868 है। अब यहां से जो है इनके अनुदित नाटक प्रारंभ होते हैं। यहां से इनके अनुदित नाटक प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो अनुदित नाटक में पहला कौन सा हो जाएगा? विद्या सुंदर 1868 में। और ये संस्कृत के चौर पंचासिका जिसके जो है रचयिता हैं यतीन्द्र मोहन के जो है बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद 1872 में इनका है पाखंड विडंबन। ये कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के 3य अंक का अनुवाद है। तो विद्या सुंदर 1868 में हो गया, पाखंड विडंबन 1872 में हो गया और धनंजय विजय 1873 में है। ये एक व्यायोग है। अभी हम लोगों ने नाट्य रूप पढ़े थे, ये एक व्यायोग है। और ये कंचन कवि के धनंजय विजय जो कि संस्कृत का नाटक है उसका जो है ये अनुवाद है। ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे। और इनका जो है अगला नाटक अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी। इसका समय है 1875 और ये सट्टक है और ये राजशेखर के जो है कर्पूर मंजरी नाटक का क्या है? अनुवाद है। फिर 1877 में है इनका भारत जननी। 1878 में है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो विशाख दत्त का है, लेकिन ये संस्कृत में नाटक है। और इसी नाटक का मुद्रा राक्षस अनुवाद है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1878 में किया। दुर्लभ बंद 1880 में जो है अनुवादित होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और ये जो है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। तो ये जो है इनके हो गए अनुदित नाटक। अब हम जो है बढ़ते हैं आगे। नाट्य रूपों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतेंदु की काव्य रचनाओं पे। तो इनका जो पहला काव्य संकलन है वो 1871 में प्रकाशित होता है प्रेम मालिका नाम से। बात समझ में आई? फिर बहुत सारे इनके काव्य संकलन हैं, एक साथ पढ़ डालते हैं। इनको भी आप 2, 3, 4, 5 बार पढ़िए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रटने से जो है याद होंगे नहीं, लेकिन जब आप इनको कई कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे इनका भक्ति सर्वस्व है, सतसई श्रृंगार है, फूलों का गुच्छा है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम फुलवारी है। ये जो है इनके निधन के बाद जो है प्रकाशित हुआ था प्रेम फुलवारी। और फिर विनय प्रेम 50 है। वर्षा विनोद है, ये जो है लावनी शैली में है। उर्दू का स्यापा जो है स्यापा शैली में है। बंदर सभा जो है पैरोडी शैली में है। प्रेम प्रलाप है, दशरथ विलाप है जो कि खड़ी बोली में है। विजय बल्लरी है और विजयनी विजय वैजंती है। ये जो है मिस्र और भारतीय सेना की विजय पर जो है ना आधारित नाटक है। इनकी जो है ये काव्य रचना है। फूलों का गुच्छा जो है इनका खड़ी बोली में। हालांकि ये जो है काव्य के लिए ब्रज भाषा को महत्ता देते थे, काव्य के लिए ब्रज भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन ये जो नाटक जो है लेकिन इन्होंने खड़ी बोली में जो है कविताएं करी हैं। बकरी बिलाप हो गया, फिर उत्तरार्ध भक्तमाल हो गया। अब ये देखिए कि भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की है। और जो है नौ भक्तमाल किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की हो जाएगी। और उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। रिपुनाष्टक इनका 1884 में है और ये लॉर्ड रिपन की जो है प्रशंसा में लिखा हुआ नाटक है। फिर अगला इनका हो जाएगा ये जो है इनकी कविता है। अगली इनकी कविता हो जाएगी प्रातः समीरन जो कि प्यार शैली में लिखी हुई इनकी कविता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है उपन्यासों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनके 2 उपन्यास हैं, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाटक ही हैं। नाटक के क्षेत्र में जो है इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि नाटक के आगे बाकी सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं। तो जो भी प्रश्न आपसे अमूमन आएगा वो इनके नाटकों से ही पूछा जाएगा। निबंध संग्रह इनके देख लेते हैं। तो नाटक इनका एक निबंध संग्रह है कालचक्र है।
लेवी प्राण लेवी है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये भी इनका एक निबंध है, कश्मीर कुसुम भी जो है इनका निबंध संग्रह है, और स्वर्ग में विचार सभा ये भी इनका निबंध संग्रह है। इनके यात्रा वृत्तांत हैं सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। आत्मकथा भी इनकी है, नाम क्या है, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये इनकी जो है आत्मकथा हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में कुछ तथ्य, और कुछ तथ्य पढ़ने के बाद आपकी क्लास समाप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे पूरे। तथ्यों पे ध्यान देते हैं। पहला तथ्य ये है कि नवीन धारा के बीच, ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का ही था। बात समझ में आई। उसके बाद अगला भी शुक्ल का कथन है, भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्त सवैये बड़े ही मर्म स्पर्शी थे। उसके बाद अगला भी शुक्ल का ही कथन है, रामचंद्र शुक्ल का, कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, बाहर प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं हो पाया है। ठीक है, उनके हृदय का सामंजस्य नहीं हो पाया है। तो ये तीनों कथन थे शुक्ल के, और आपको याद रखने चाहिए। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के बारे में नहीं कही है। ये तीन बातें आपको दे दी जाए, एक अलग से दे दी जाए, तो ये तीन जो है भाई रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कही है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है गद्य साहित्य का जन्मदाता भी माना जाता है, और ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ये जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। और हिंदी का जो पहला अभिनीत नाटक है शीतला प्रसाद का, नाम क्या है, जानकी मंगल, इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। तो ये थी आपकी क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर